गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। उम्मीद है इन लेक्चर्स के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। शुरू करें। सबसे पहले व्हाट इज इनहेरिटेंस? क्या होता है इनहेरिटेंस? द प्रोसेस बाय विच characters are transferred from parents to progeny। ओके, ये वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। और प्रोजनी क्या हो गई? एक वर्ड है जो इस चैप्टर में बार बार आएगा, जो कुछ भी नहीं है, जो नथिंग बट ऑफ स्प्रिंग्स। नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे बहुत से कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, तब भी हम इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। जैसे एक कीवर्ड आ गया प्रोजनी। एक बार बार आपको सुनने को मिलेगा फिलियल। फिलियल क्या होता है? हाउ जो ये ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, ये जनरेशन नेक्स्ट आती है, दिस इज रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से रिलेटेड होती है, तो आप ये कह सकते हो कि फिलियल मीन्स रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स। F1 फर्स्ट फिलियल, F2 सेकेंड फिलियल। जो ये प्रोजनी हमारे पास आई है पेरेंट्स से ही आई है, तो उनसे ये लिंक्ड है, तो उस लिंकेज को हम क्या बोल सकते हैं? फिलियल। जैसे ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आए, उसने मैरिज कर ली तो उनका आया, तो ये हो गई F1, ये हो गई F2। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। क्लियर? तो फिलियल के बारे में हमें पता लग गया, इनहेरिटेंस के बारे में पता लग गया, प्रोजनी के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट हम जानते हैं एलील। ये एलील क्या होता है? एलील को आप पार्टनर भी मान सकते हो या जुड़वा भाई या बहन मान सकते हो। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ओके। प्रोफेज 1 में ये अपने डीएनए को डबल करेगा, रहेगा ये एक ही क्रोमोसोम। क्यों?
क्योंकि इसका सेंट्रोमियर जो है वो अटैच है। अगर सेंट्रोमियर अलग हो तो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, बट ये एक ही क्रोमोसोम है, इसने अपने डीएनए को डबल किया। सपोज यहाँ पे एक जीन है, तो उसका एक पार्टनर भी होगा जो सेम लोकेशन पे होगा लेकिन डिफरेंट थ्रेड पे होगा, उसको हम बोलते हैं एलील। तो ये क्या होते हैं? पेयर ऑफ जीन्स दैट अपीयर एट पर्टिकुलर लोकेशन। पर्टिकुलर लोकेशन पे आ रहे हैं तो ये क्या हो गए? एलील्स। और पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो तो हमें पता लग गया एलील क्या होता है। एलील को आप पार्टनर मान के चलो तो एलील क्या हो गया? एक पार्टनर की तरह हो गया। तो अब हमें एलील के बारे में भी पता लग गया। अब हम बात करते हैं, अगर ये एलील सेम है तो इनको बोलते हैं होमोजाइगस, और ये अगर डिफरेंट है तो इनको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। हैं ये दोनों ही एलील, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसी से एक और नई टर्म निकलती है, जीनोटाइप। जीनोटिपिकली ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है। व्हेन वी स्टडी देयर जीन्स तो हमें पता लगता है कि इनके जीन्स सेम है और इनके अलग हैं। बट एक और टर्म आती है फिनोटाइप, उसमें हम पता नहीं कर सकते कि ये सेम है या डिफरेंट है, बिकॉज दे विल शो सेम कैरेक्टर्स। तो फिनोटाइप क्या हो गया? अपीयरेंस। जैसे कोई हमें दूर से बहुत अच्छा लगता है तो उसकी अपीयरेंस जो है हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जब हम उनसे बातें करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो हमें इतना अच्छा वो नहीं लगता, तो हम उसके कैरेक्टर में घुस गए, तो सपोज ये जीनोटाइप हो गया। दूर दूर से फिनोटाइप। ओके, इसके बारे में आगे हम और जानेंगे। अगली हमारी टर्म आएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। What is this क्रॉस? जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं तो इनसे जो मिलता है हमें उसको बोलते हैं क्रॉस। जैसे हमने दो प्लांट्स को आपस में मिला दिया तो हमने क्या किया? क्रॉस करवा दिया, मतलब ब्रीडिंग करवा दी उनकी, उसको क्रॉस बोल देते हैं हम। मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर। जब हम सिंगल कैरेक्टर को डील करेंगे
तो वो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब हम दो कैरेक्टर्स को डील करेंगे तो वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज के लेक्चर में हम सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। ये टर्म्स तो हो गई सारी। इनहेरिटेंस का पता हमें सबसे पहले मेंडल ने दिया था। मेंडल, बच्चों मेंडल जो थे बीमार रहते थे बचपन में, सुना है काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहते थे, और इनके फादर भी इनके पढ़ने से इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर भी इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हमें ये थ्योरी दी इनहेरिटेंस की। ही वॉज सच अ ग्रेट मैन। तो हम बात करते हैं मेंडल की। मेंडल ने हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे काफ़ी सारे, बेसिकली 3 लॉज दिए थे जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इन्होंने फ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट किया, औरों पे भी एक्सपेरिमेंट किया, पर अल्टीमेटली ये सेटल हुए पी प्लांट पे। तो पी प्लांट पे ही सेटल होने का रीज़न क्या था? सिंपल सी बात है, इसमें हमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स दिख रहे थे। तो मेंडल को बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग दे रहा था ये प्लांट, जैसे कि पॉड शेप। पॉड शेप मतलब जो पी होता है, पी के जो दाने होते हैं उसकी बाहर की आउटर कवरिंग होती है, ऐसे इसके अंदर ही पीस होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं पॉड। ओके, कुछ पॉड जो थे वो इन्फ्लेटेड थे, फूले हुए थे, पूरे भरे हुए थे। कुछ जैसे कंस्ट्रिक्टेड थे। दूसरा पॉड कलर, कुछ ग्रीन थे और कुछ येलो थे। तीसरा स्टेम हाइट, कुछ टॉल थे कुछ ड्वार्फ थे। ठीक है, 3 हो गए। फोर्थ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, कुछ एक्सेल पे ऊपर आते थे, कुछ टर्मिनल साइड में आते थे। कलर ऑफ फ्लावर्स, कुछ पर्पल थे कुछ वाइट थे। सीड शेप, कुछ येलो थे, सॉरी कुछ राउंड थे कुछ रिंकल थे। सीड कलर, कुछ येलो थे कुछ ग्रीन थे। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चुना। ओके, दूसरा रीज़न सेकंड रीज़न, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। जल्दी रिजल्ट दे देता है ये।
अगर ह्यूमंस पे ही स्टडी करते तो ह्यूमंस को तो बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, वैसे भी उनका क्रॉस कराना इनएथिकल हो जाएगा। तो लाइफ स्पैन इसका बहुत शॉर्ट था। ओके। तीसरा, सेम प्लांट में वो फर्टिलाइजेशन दिखा रहे थे। किसी अलग एक्स्ट्रा एजेंसी की जरूरत नहीं थी, तो काम आसान हो गया, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सेल्फ पॉलिनेट हो सकते थे। ओके। तो ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया। तो मेंडल ने पी प्लांट के साथ क्या किया, 7 साल तक उन्होंने स्टडी करी। जो आज हम पढ़ रहे हैं काफ़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने टाल प्लांट ले लिए। ओके। टाल प्लांट का टाल प्लांट से क्रॉस करवा दिया। मैंने क्रॉस बना के दिखा दिया, ऐसा होता नहीं, समझाने के लिए। तो सारे के सारे क्या है, टॉल है। ये तो एक्सपेक्टेड था। फिर उन्होंने ड्वार्फ ले लिए, क्रॉस करवाया तो सारे ड्वार्फ आए। ये भी एक्सपेक्टेड था। फिर उन्होंने क्या किया, ये टाल और ये ड्वार्फ, इनको आपस में क्रॉस करवा दिया। तो अब टाल और ड्वार्फ जब मिल जाएंगे तो एक मिड साइज का प्लांट आएगा, ना टाल ना ड्वार्फ। बट ऐसा हुआ नहीं, सारे के सारे टाल प्लांट आए। अब आप देखिए, हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को डील कर रहे हैं, टॉल ड्वार्फ, विच इज द सेम कैरेक्टर। तो हम मोनोहाइब्रिड की ही बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ मोनोहाइब्रिड, सिंगल कैरेक्टर। ओके। तो टॉल को टॉल से मिलाया तो टॉल आए, ड्वार्फ को ड्वार्फ से मिलाया ड्वार्फ आए। और टॉल को ड्वार्फ से मिलाया तो टॉल आए। ये अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। फिर उन्होंने फर्दर स्टडी किया। तो सबसे पहले टाल और ड्वार्फ से उनके पास टॉल आए, तो ये F1 जनरेशन हो गई। फिर उन्होंने ये जो टॉल आए, ये वाले टॉल, इनका क्रॉस करवाया, तो अब उनके पास टॉल भी आए और ड्वार्फ भी आए। कम आए लेकिन ड्वार्फ भी आए। तो अब वो और कंफ्यूज हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे उन्होंने 7 साल तक अपनी स्टडी को किया और फिर वो इस रिजल्ट पे पहुंचे जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, जिससे हमारी स्टडी थोड़ी आसान हो जाएगी।
उन्होंने ये देखा कि टॉल प्लांट जो है उसके पास एक उसका पार्टनर है जिसको हम बोलते हैं एलील है। ऐसे ही जो प्योर ड्वार्फ है उसके भी सेम सेट ऑफ जीन्स है। ओके, तो अब उन्होंने क्या किया था, प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ से मिलाया था। प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, अब ये बना पन्नेट स्क्वायर। टी को टी से मल्टीप्लाई करो, यानी कि क्रॉस करवा दो। तो ये जो जनरेशन है F1 जनरेशन है जो कि सारे के सारे टॉल रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस F1 जनरेशन से हमने जो प्लांट लिए उनका आपस में क्रॉस करवाया। इस टी से ये टी क्रॉस कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे, इसका इससे। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास टॉल भी आ रहे हैं। कितने टॉल आए? 1 2 3। कितने ड्वार्फ आए? 1। 3 टॉल आए, 1 ड्वार्फ आया। इस जनरेशन का नाम रख दिया गया F2 जनरेशन। अभी तो हमारे लिए स्टडी करना बहुत आसान है। जब मेंडल कर रहे थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल आई थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे क्रॉस करवाए। तो एंड नतीजा उनका जो हम पढ़ रहे हैं वो एंड रिजल्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। हमारे पास F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट आए और F2 जनरेशन में टॉल भी आए और ड्वार्फ भी आए। तो फिनोटिपिकली इनका फिनोटाइप क्या है? 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। लेकिन जीनोटाइप देखें तो 1:2:1। तो जीनोटिपिकली ये क्या है? 1:2:1। प्योर टॉल, मिक्स्ड एंड प्योर ड्वार्फ। ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उनको कैसे पता लगा कि मेरे पास जो F1 जनरेशन है वो प्योरिटी ऑफ जीन्स की नहीं है, उसमें हेट्रोजाइगस जीन्स हैं। उनको ये बात कैसे पता लगी? पहले तो आप ये देख लो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, इसको नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं कि उनको कैसे पता लगा जो उनके पास F1 जनरेशन थी वो प्योर नहीं थी। उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस किया।
टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम F1 जनरेशन जो प्योर नहीं है उसका क्रॉस करवाते हैं एक रिसेसिव ट्रेट से। अब एक नया वर्ड आ गया, रिसेसिव। इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी थे तो ये टॉल था। ड्वार्फनेस का जीन था इसमें, फिर भी ये टॉल था क्योंकि वो उसको डोमिनेट कर पा रहा था, वो कंप्लीट प्रोटीन्स बना पा रहा था, स्मॉल टी नहीं बना पा रहा था। तो ये जो था डोमिनेंट था। और ये क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। तो जब इनका क्रॉस करवाया गया तो हमारे 50% जो है ड्वार्फ आए। लेकिन अगर बैक क्रॉस जो करते हैं हम, ये सारे बैक क्रॉस ही हैं, टेस्ट क्रॉस भी हो गया, ये बैक क्रॉस का एग्जांपल है। अगर ये डोमिनेंट से करवाते फिर हमारे पास कोई रिजल्ट ना आता, फिर मेंडल को ये पता ना लगता कि उनके पास जो F1 जनरेशन है फिर उनको पता ना लगता कि जो उनके पास F1 जनरेशन है ये वाली, वो प्योर है या मिक्स्ड है। तो इसका पता सिर्फ टेस्ट क्रॉस से ही लगता है कि हमारे पास जो F1 जनरेशन है वो प्योर है कि नहीं है। तो इस तरह मेंडल को पता लग गया और मेंडल ने इन सब से हमें 2 लॉज दिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको सिंपल वे में समझें तो जो मून है वो स्काई में ही रहता है, लेकिन हमें रात को ही नज़र आता है। दिन में क्यों नहीं दिखता वो? क्योंकि सन की जो रेज हैं या सन की जो रोशनी है वो इतनी ब्राइट है ये मून को मास्क कर देती है, हम उसको देख नहीं पाते। तो सन जो है दिन में डोमिनेट कर जाता है, और जब सन नहीं होता तो मून हमें नज़र आता है, तो उस टाइम वो डोमिनेट कर रहा होता है। यानी कि जब ये सन है, ये मून है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, जब ये है, जब तक टॉल करैक्टर का जीन है तब तक स्मॉल टी जो है सप्रेस रहेगा, मास्क रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा, ऐसा समझ लो, अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ये हटा ये अपने आप को शो कर पाएगा। तो इससे हमारे पास आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पता लगता है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। जब मेंडल स्टडी कर रहे थे तो जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उन्होंने जीन्स का नाम फैक्टर्स दे दिया। तो उनको ये भी पता था ये फैक्टर्स जो हैं दे अकर इन पेयर। उनको ये कैसे पता लगा कि ये पेयर में है? अगर ये सिंगल सिंगल होते तो जब ये मिलते तो शायद ये एक मिड साइज का प्लांट बनाते, बट पेयर में थे इसलिए कुछ टॉल आ रहे थे, कुछ ड्वार्फ आ रहे थे।
ओके, तो ये किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। और तीसरा लॉ, तीसरी बात इसमें कर लेते हैं कि जो हमें अभी बात की थी, जो डिसिमिलर होते हैं पेयर होते हैं, उनमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जो अपने आप को शो कर पाता है वो डोमिनेंट होता है, जो अपने आप को शो नहीं कर पाता वो रिसेसिव होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें ये पता लगा कि जो जीन्स हैं जिनको हम अलील बोलते हैं, अगर वो हेट्रोजाइगस हैं तो उनमें एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता उन्हें इस तरह चला। तो उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि एक प्योर लॉ नहीं है। बाद में हमें पता लगा था कि हर जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम अभी पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, दूसरा लॉ उन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग हो जाना। तो बेसिकली उन्होंने मियोसिस को प्रेडिक्ट किया था। आप सबको पता है हमारे पास 46 ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, 46 मदर के पास होते हैं और 46 ही फादर के पास होते हैं। ठीक है, तो अगर 46 मदर दे और 46 ही फादर दे तो कितने हो जाएंगे? 92। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन जनरेशन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका डबल नहीं होता। तो नेचर ने कुछ तो किया होगा। नेचर ने इनको हाफ कर दिया एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। मतलब 23 जो है वो एग में है, 23 जो है वो स्पर्म में है। इसको हम 2n भी बोलते हैं, डिप्लॉयड। और ये क्या हो गए? n हैप्लॉयड। तो इनसे हमारे पास क्या आ गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। बेसिकली 46 में से आधे क्रोमोसोम्स इधर चले गए, आधे क्रोमोसोम्स इधर चले गए, बट गए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को बोलेंगे सेग्रीगेशन, क्योंकि वो अलग हो गए। अगर वो सेग्रीगेट नहीं होते तो बेबी कंसीव ही ना हो पाता। वो सेग्रीगेट हुए तभी तो क्रोमोसोम्स का नंबर 46 हो गया। तो इसी तरह जो ये एलील्स होते हैं
मैंने आपको बताया था प्रोफेज 1 में ये क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेता है, अपना डीएनए डबल कर लेता है ना। तो जब गैमीट बनेंगे तो इसको सेग्रीगेट होना ही पड़ेगा, नहीं तो डबल जीन्स हो जाएंगे, कंसीव नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नथिंग बट मेयोसिस। ये क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील्स गॉट सेपरेटेड, उनको सेपरेट होना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। बट ये लॉ जो है ये प्योर लॉ है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिला अभी हमें, और ना ही मिलेगा, क्योंकि गैमीट्स को तो बनना ही है, उनको हैप्लॉइड होना ही है। तो हैप्लॉइड होने के लिए उनको सेग्रीगेट भी होना पड़ेगा। तो बेसिकली मेंडल ने सेग्रीगेशन में मेयोसिस को प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो ऐसे कैरेक्टर्स की या लॉ की जिससे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो प्योर लॉ नहीं रहा। जैसे कि पहला है, फर्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से ही पता लग रहा है जो डोमिनेंट जीन है वो पूरी तरह से डोमिनेट ना कर पाए। कभी कभी दिन के टाइम भी हमें मून दिख जाता है ना, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम ऐसे मैक्सिमम लोग जो हैं, हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, अब तो चेंज हो गया, अब पता नहीं, स्नैप ड्रैगन, उसी से याद रख लेना, हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं, ओके। स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन में जो फ्लावर कलर है आर जो है वो क्या है, रेड, और आर क्या है, वाइट। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। इनका हम अब क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाना आपको आ गया, तो स्नैपड्रैगन की ही बात कर रहे हैं। हमारे पास आर है, तो इनको सेग्रीगेट होना ही पड़ेगा गैमीट फॉर्मेशन में, तो ये सेग्रीगेट हो गए। और जो स्मॉल आर था वो भी सेग्रीगेट हो गया। तो इनको क्रॉस कराया, जिसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। तो सारे के सारे रेड होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सारे के सारे क्या है, पिंक आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रेड है
जो डोमिनेंट है वो ऐसे प्रोटीन्स नहीं बना पाया होगा जो वाइट को कंप्लीटली डोमिनेट कर पाए। 75% डोमिनेट कर पाया होगा, मे बी 60%। तो उससे क्या हुआ, पिंक फ्लावर आया। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इनकी जो फर्स्ट जनरेशन आई वो सारी की सारी पिंक आई। तो सेकेंड जनरेशन की बात करें तो उसमें रेड भी आए, पिंक भी आए और वाइट भी आए। तो फिनोटाइपिकली जैसे हमारा टॉल में कितना आया था, याद है? 3:1 आया था टॉल में फिनोटाइपिकली। इनका फिनोटाइप क्या होगा, एक रेड, 2 पिंक एंड 1 वाइट, 1:2:1। तो जो इनका फिनोटाइप है वही इनका जीनोटाइप भी है। तो ये हुआ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो दिखाता है स्नैपड्रैगन, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाता। ओके, सेकंड हमारे पास है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है जब दोनों अपने आप को शो कर पाएंगे, दोनों ही डोमिनेट रहेंगे। इसका एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप। फोर तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए टाइप का प्रोटीन समझ लीजिए, जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें बी टाइप का प्रोटीन है, जो ए बी है उसमें दोनों ही है, जो ओ है उसमें कोई भी नहीं है। इसको हम ए बोल देते हैं, ए ब्लड ग्रुप है, ये बी है, ये ए बी है और ये क्या है, ओ है। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। इनमें से ये जो हैं ब्लड ग्रुप्स, ये दिखाते हैं कोडोमिनेंस। कैसे? अब ए ब्लड ग्रुप फादर की मैरिज हुई बी ब्लड ग्रुप मदर से, दोनों प्योर हैं, तो उनकी जनरेशन में सारे के सारे ए भी होंगे। ए भी अपने आप को शो कर रहा है, ए प्रोटीन भी शो कर पा रहा है और बी प्रोटीन भी शो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। जब दोनों जीन्स अपने आप को शो कर पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में सिर्फ ए एंड बी ही हैं जो कोडोमिनेंस दिखाते हैं। आई तो दिखा नहीं पाएगा, वो रिसेसिव है, वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, लॉ ऑफ
लॉ तो नहीं है ये। लॉ ऑफ जो डोमिनेंस था उसकी दो कमियां थी, कमियां मान लो या एक्सटेंशंस मान लो, जो मानना मान लो। एक था पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक को डोमिनेंस। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करी है। समझ में आ गए? कल हम स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही हमारे पास आया था एक लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद ही क्यों मिला? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के से ये क्यों नहीं मिला मेंडल को? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इस सब के बारे में हम कल बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। गुड नाइट बच्चों।